एग्ज़ाम टुडे के इस चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने भारतीय संविधान सभा के 2 क्लासेस को कर लिया है। आज उसी से संबंधित तीसरी क्लास है। भारतीय संविधान का निर्माण हम लोगों के करने के बाद हमें ये देखना है कि भारतीय जो संविधान है, उस भारतीय संविधान में जो बातें, जो आर्टिकल्स लिए गए हैं, प्रावधान लिए गए हैं, प्रोविजंस, वो किन देशों से लिए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1935 के अधिनियम का बहुत ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पे था और लगभग 70% चीज़ें वहीं से ली गई। तो उसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है छोटा सा, उसको देखते हुए चलिए। पहला है, ये 1935 के अधिनियम की ही पॉइंट्स हैं 5-6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% लिया गया है। इन चीज़ों को हम लोगों ने 1935 के अधिनियम को जब किया तो वहाँ भी देख लिया था। न्यायपालिका का ढांचा, हमारे वहाँ जुडिशरी सिस्टम जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीचे लोअर कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, तो ये न्यायपालिका का जो ढांचा है, किस प्रकार से न्यायपालिका डिसीजन देगी कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो भारत में एक होता है, तो उसकी बात भी कहीं ना कहीं इसमें की गई थी 1935 के अधिनियम में, और वो आज भी हमारे भारतीय संविधान में है। अगला है यूपीएससी। हम लोगों ने फिर 1935 के अधिनियम में देखा था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था की जो बात है वो 1935 के अधिनियम में कही गई थी, लेकिन उस समय वो लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये सिस्टम हम लोगों ने लागू कर दिया था। फेडरल मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देखेंगे भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो ये हमारा भारत है, काम चलाओ बन गया, ये हमारा भारत है। हमारे भारत में एक पूरे भारत को चलाने वाली एक केंद्रीय सरकार होती है, पूरे भारत को चलाने वाली एक केंद्रीय सरकार है। इस केंद्रीय सरकार के अलावा आप राज्य देखेंगे तो हर राज्य में अपनी एक सरकार होती है। हर भारत के लगभग हर राज्य में क्या होती है, अपनी एक सरकार होती है। इसका मतलब ये है कि हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यों का एक तरह से कह सकते हैं सब कुछ होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है, केंद्र की सरकार होती है, वो पूरे देश की होती है। तो भारत में शक्तियों का बंटवारा राज्य को और केंद्र को दोनों को किया गया है। तो भारत में इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं, जहां पे राज्य और केंद्र मिलकर अपने पावर्स को, शक्तियों को बांट लें और वहां पे शासन करें, उसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है एग्जाम में, क्या भारत पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था? नहीं, भारत पूर्ण रूप से संघीय नहीं है, क्योंकि भारत में जो पावर्स हैं वो पावर्स केंद्र को ज़्यादा मिलती हैं। जबकि अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर देखिए, जैसे अमेरिका वगैरह है, तो वहाँ राज्यों को जितने अधिकार हैं वो केंद्र को अधिकार है, और राज्यों को भी अधिकार काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो भारत की फिर भी एक संघीय व्यवस्था ठीक ठाक सी भारत में है, तो वो बात 1935 के अधिनियम में की गई। अगला है राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का जो कार्यालय है, जो उसकी अवधि है, कितने साल का कार्य करेगा, वेतन, क्या क्या सब कुछ चीज़ें हैं, वो भी 1935 के अधिनियम में कह दी गई थी। अगला है आपातकालीन उपगण। हमारे वहाँ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी 1975 की, जिसको सब याद करते हैं, वो इमरजेंसी होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, उसको भी संवैधानिक इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। फिर 360 अनुच्छेद, वित्तीय आपातकाल, उसको भी इमरजेंसी कहते हैं। तो जो आपातकाल लगता है, जो इमरजेंसी लगती है, उस इमरजेंसी में क्या कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों के मिल होते हैं, संसद को क्या कुछ अधिकार ज़्यादा मिलता है, तो जो अधिकार होते हैं हमारे कम किए जाते हैं और संसद और बाकी सरकारों को ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इससे संबंधित जितनी सारी बातें हैं वो सब बातें 1935 के अधिनियम में की गई थी, और आज वो सारी बातें हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं। अगला है तीनों सूचियाँ। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो वहाँ पे हम लोगों ने सूचियों की बात थोड़ी सी की थी। केंद्र किन विषयों पे कानून बनाएगा, उसके लिए एक केंद्र सूची, जिसको संघ सूची बोलते हैं, वो है। राज्य किन विषयों पे कानून बनाएगा, उसके लिए राज्य सूची है। और दोनों मिल के किन विषयों पे कानून बनाएंगे, उसको समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियाँ इसलिए बनाई गई हैं ताकि केंद्र और राज्य आपस में किसी बात को लेकर विवाद मत करें कि इस पे कानून बनेगा अधिकार हमारा है, इस पे कानून बनाने का अधिकार हमारा है। तो एकदम से पावर को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके माता जी का क्या काम है वो फिक्स है, पिताजी का काम क्या है फिक्स है, दादी हैं तो उनका काम क्या है फिक्स है, बाबा का क्या है फिक्स है।
तो हर तरीके से अगर काम किसी के निश्चित नहीं किए जाएँ, तो क्या होता है फिर काम को लेके बँटवारा और उसमें विवाद की स्थिति बनती है। तो वो सारी बातें 1935 के अधिनियम में की गई थी, तो आज भी हमारे संविधान में हूबहू ले ली गई हैं। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा, तो आज भी 200 से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे-सीधे 1935 के अधिनियम से लिया गया है और काफ़ी कुछ 1919 के अधिनियम से भी लिया गया है। लेकिन इसके अलावा जब भारतीय संविधान सभा बैठी थी, तो उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन यूँ ही नहीं किया था, उसे करने का पर्पज़ था और उन 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद, उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य देश जहाँ से बहुत मुख्य-मुख्य बातें ली गई हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको मैं एक-एक चीज़ को समझाता चलूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊँगा यहाँ से, ठीक? तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन, चूँकि ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन किया था, तो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, संसद किस प्रकार से काम करेगी, आप जितना कुछ देखते हैं हमारे वहाँ सत्र चलते हैं, अवधियाँ होती हैं, स्पीकर होता है, सभापति होता है, मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा संसदीय व्यवस्था होती है। संसदीय पूरे संविधान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संसद जो चैप्टर आएगा वो सबसे बड़ा चैप्टर होगा पूरे संविधान का। तो पूरा संसदीय व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में जो बताया गया है, वो प्रावधान सीधे-सीधे ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल सिस्टम, मंत्रिमंडल आप जानते हैं, मैंने अगर आप लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा को देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ मैंने मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री और राज्य केंद्र मंत्रियों के बारे में चर्चा की है। तो वही है, मंत्रिमंडल सिस्टम लिया गया। विधायी प्रक्रिया, आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। विधायिका, एकल नागरिकता, मतलब भारत में एक ही नागरिकता दे दी जाएगी, 2 नागरिकता नहीं दी जाएगी जैसे अमेरिका में दी जाती है। एक राज्य की अपनी नागरिकता होती है, एक संघ की अपनी नागरिकता होती है, तो भारत में एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, लेकिन उसको पिछले साल 2019 में समाप्त कर दिया गया। पाँचों रिटें, आपको पता है जब आपके मूल अधिकारों का हनन सरकार द्वारा या किसी प्रशासनिक अमलों द्वारा किया जाता है, तो आपके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप सीधे हाई कोर्ट चले आइए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। कोर्ट इनके माध्यमों से रिट जारी करती है और इसके द्वारा भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा है वो हो पाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आप दोनों में मारपीट हो गई और आप कहें कि नहीं यार मामला तो गड़बड़ है, मैं तो जा रहा हूँ सीधे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट वाला जज आपको सीधे डांट के भगाएगा कि बेटा पहले आप अपने जिला न्यायालय चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ जहाँ का मामला है, फिर वहाँ से जब मामला हाई कोर्ट आएगा तो हाई कोर्ट में जाना, फिर मेरे पास आना। लेकिन जब कि आपके मौलिक अधिकारों की बात होती है, उससे संबंधित कोई बात होती है, तो उसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन्हीं रिटों, 5 तरह की रिटें होती हैं, उनको जारी करता है। रिटों के बारे में हम लोग देखेंगे जब अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे तब। अगला है द्विसदनात्मक व्यवस्था। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है मेरा तो उसको देख लीजिए। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी वहाँ पे कम पड़ गई थी, क्योंकि कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, लॉकडाउन चल रहा था, सामान नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप थोड़ा सा काम चला लीजिए, लेकिन आगे वीडियो की क्वालिटी ठीक हो गई है, तो इतनी भी ख़राब नहीं है। आप पढ़ना चाहेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप कूद के ना पढ़िए, एक जगह सीरियसली पढ़ा कीजिए। आप जिस भी चैनल पे, जहाँ भी, जिस भी किताब पे, जिस भी टीचर से, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ पे उनके द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार में पूरा शुरू से अंत तक पढ़िए, तब आपकी कुछ समझ विकसित हो पाएगी, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से पढ़ाता है। आप अगर टॉपिक वाइज कूद के पढ़ेंगे तो इसमें आपका नुकसान है, और ये हम सभी या किसी आपको भी, आपके पेरेंट्स या अच्छा ये नहीं लगने वाला है। इसलिए मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आप इन चीज़ों को एक सीरीज से देखते चलिए। तो चूँकि मैं पढ़ाया हूँ तो बहुत सी चीज़ें लिंक कर देता हूँ, ठीक है। द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन चलते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा चलती हैं। राज्य में आएगा तो भारत के लगभग 6 से 7 राज्यों में अभी 2 सदनात्मक व्यवस्था चलती है, विधान परिषद भी, विधानसभा भी होता है, तो वो लिया गया है। अगला है अमेरिका। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकारों के बारे में बताना कोई ज़रूरी नहीं है, सब जानते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप देखते हैं हमारे देश में कार्यपालिका और विधायिका तो एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है।
न्यायपालिका में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो विधायिका का होता है ना तो कार्यपालिका का। कार्यपालिका मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, उनके साथ के जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका होते हैं। विधायिका जो पूरे संसद के सामान्य सदस्य होते हैं, जो मंत्री, प्रधानमंत्री या किसी प्रकार के मंत्री नहीं होते हैं, वो सामान्य सांसद सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायिका कहलाते हैं। ठीक, तो इसको भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रिपीट, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उन चीज़ों को एक बार देख लीजिए, अगर आपको पता है तब तो आप कैच कर रहे होंगे। फिर जुडिशियल रिव्यू, आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने ही दिए हुए निर्णयों को रिव्यू करती है, पुनर्विचार करती है। अगर उसने किसी फैसले को दे दिया है तो उसको बाद में अगर साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद, 20 साल बाद लगे गलत था, तो वो उसको फिर से दोबारा देगी डिसीजन, और उसमें कुछ मतलब जो है गड़बड़ी थी उसको सही कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति लिया गया है, प्लस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पद से हटाना, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज हो बैठे होते हैं, उन जजों को किस प्रकार से वहाँ से हटाया जा सकता है, तो उनको संसद हटाती है और उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है। आज तक भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को संसद की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। तो वो हटाने की जो पूरा प्रोसेस है वो अमेरिका से लिया गया है। इसको भी हम जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझा जाएगा। महाभियोग, इम्पीचमेंट, भारत में तो इम्पीचमेंट, महाभियोग, महाभियोग में क्या है कि जैसे हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर ही महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। जैसे अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं, मान लीजिए पुलिस कार्रवाई होती है कुछ भी, तो अभियोग बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से चूंकि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, वो भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो उसके ऊपर अभियोग नहीं, महाअभियोग, बहुत बड़ा अभियोग लगाया जाना है, तो वो है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी राइटिंग में अलग दिख रहा होगा, चूंकि यहाँ पे 1935 का अधिनियम भी नहीं दिख रहा होगा। हुआ क्या कि रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से उसको मिटाना पड़ा और दोबारा से इसको लिखा है। चीज़ें वही हैं, कोई अंतर नहीं है। आगे चलते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में देखते होंगे कि जो 12 सदस्य होते हैं, 250 में से 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र से, जिनको राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। तो वो जो प्रोसेस है वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जब संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक आएंगे भाग 4 में, और नीति निर्देशक जो है ये मूल रूप से सरकार के लिए होती है। सरकार गवर्नमेंट को निर्देश देने का काम करता है। इसमें जो बातें कही गई हैं कि सरकार को ये काम अगर करेगी सरकार, तो भारत का और इस देश का लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो बढ़िया होगा। तो ये नीति निर्देशक वही है, ये हमारे लिए, जनता के लिए नहीं होता है, ये होता है सरकार के लिए निर्देश करने का काम। ये लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है आप जानते ही हैं। राज्यसभा, लोकसभा के लोग चुनते हैं, राज्यों के एमएलए जो होते हैं वो चुनते हैं। फिर इनकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत करके होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो चुनाव की जो पूरा प्रोसेस है राष्ट्रपति का, वो आयरलैंड से लिया गया है। अगले देखते हैं कनाडा। केंद्र के द्वारा गवर्नर नियुक्त, केंद्र सरकार गवर्नरों को, राज्यपालों को नियुक्त करेगी। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसीलिए एग्जाम में सीधा आता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, तो कनाडा है। आप इतना ही जानिए, कनाडा से लिया गया है। पूरा प्रोसेस केंद्र सरकार ही उसको चलाती है, और केंद्र सरकार ही जब चाहेगी तब उसको हटाती है। वैसे कहने के लिए तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक गवर्नर या राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा कहने के लिए ठीक है संवैधानिक रूप से, लेकिन पीठ पीछे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल काम करता है। वो राष्ट्रपति को जो कहेगा वैसा ही राष्ट्रपति गवर्नरों को हटाने और नियुक्त करने का काम करते हैं। मजबूत संघीय व्यवस्था, आज भी आप देखते होंगे आपके पास राज्य है और केंद्र की सरकार है। संघ पे हम लोगों ने बात की थी अभी वीडियो में शुरुआत में। तो शक्तियों का जो झुकाव है ना वो केंद्र के पास है। केंद्र मजबूत है राज्यों की तुलना में, और जाहिर सी बात है भारत जो है संघीय व्यवस्था है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ जाता है। जबकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का देखिएगा तो वहाँ का अलग है, वहाँ पे केंद्र उतना मजबूत नहीं है जितना राज्य के बारे में स्थिति को देखा जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ, हम लोगों ने देखा था कि 3 तरह की लिस्ट होती है, राज्य सूची होती है, कॉन्करेंट जो होता है समवर्ती सूची होती है, और केंद्र की सूची होती है। तीनों पे केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई शक्ति है जो इन तीनों में उल्लेखित नहीं है लेकिन उस पर कानून बनाने की जरूरत पड़ती है और वो इसमें नहीं लिखा है, तो वो सारी शक्तियां जिसके पास होती है, केंद्र के पास होती हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रोसेस है कि बची हुई शक्तियां कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। इन पे कानून कौन बनाता है, सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। आगे है फ्रांस, गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक स्ट्रक्चर।
हमारे देश, हमारा रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? जिस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति चुनाव के द्वारा चुना जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत क्या है? गणतंत्र है, रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। इस पे मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से संविधान सभा में, अभी तक आप लोगों का कमेंट नहीं आया, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, उसका रिप्लाई कीजिएगा। क्या भारत आजाद होने और संविधान के बनने तक गणतंत्र था कि नहीं था, और ब्रिटेन आज गणतंत्र रिपब्लिक है कि नहीं? तो ये जो गणतंत्र है, रिपब्लिकन जो रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है भारत का, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है फ्रांस से। स्वतंत्रता, बंधुता, समता, ये मुझे लगता है कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे। स्वतंत्रता चाहिए सबको हर काम के लिए, बंधुता एक आपसी मेल जोल की प्रेम होना चाहिए सभी भारत के सभी लोगों के क्षेत्र में, वो भले ही किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब के हों, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य के हों, तो ये होना चाहिए। समता, सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। तो ये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत है, आप समझ रहे हैं। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि कहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, इसके बारे में पहले बात किया गया था। एक वो सूची होती है जिसमें सिर्फ केंद्र कानून बनाती है, वो स्पष्ट रूप से विषय लिखे गए हैं उसमें। एक सूची वो होती है जिसपे राज्य कानून बनाती है, वो भी स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। इसके अलावा एक ऐसी लिस्ट होती है जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, जैसे शिक्षा वगैरह हुआ, स्वास्थ्य हुआ। तो ये जो प्रोसेस है समवर्ती सूची का, कॉन्करेंट लिस्ट का, ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां लिया गया कनाडा से, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। समवर्ती सूची लिखी गई है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो बची हुई है। और यहाँ पे क्या है, तीनों लिस्टों से जो बची हुई चीजें वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। ठीक, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन, आप देखते होंगे कि राज्यसभा में लोकसभा में कोई बिल आता है, वो पास होता है, तो फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो बिल है, विधेयक है, वो भारत में एक कानून का रूप ले लेता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो रहा है, ठीक, और लोकसभा अड़ जाए कि हम इसको पारित करवा के रहेंगे, राज्यसभा का कहना है हम पारित नहीं करवाएंगे, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है कि राज्यसभा और लोकसभा आए, एक साथ बैठे और एक साथ बैठ के उस बिल पे चर्चा होती है और उसी समय उस बिल पे वोटिंग हो जाती है। ठीक, तो जो संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सिटिंग है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। वो जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आप कमेंट करके बताइएगा भारत में अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? 3 बार हुए हैं। आप बताइएगा किस चीज को लेकर संयुक्त अधिवेशन अभी तक हो चुके हैं। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव। आपातकाल हमारे वहां होता है, जब आपातकाल की बात आती है तो 1975 की इमरजेंसी याद आती है। आपातकाल में मूल अधिकारों का हनन होता है, बहुत से मूल अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं। तो उन मूल अधिकारों का जो मूल अधिकारों को एक कह सकते हैं डीएक्टिव कर दिया जाता है, वो उस समय काम में नहीं रह जाते हैं, हमें नहीं मिलते हैं कुछ मूल अधिकार। तो उन मूल अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है इमरजेंसी की वजह से, जो मूल अधिकार हमें मतलब पावर नहीं मिल पाता है, जिसको हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो जो लिया गया वो जर्मनी से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आता है, बहुत घुमाता नहीं है, सीधा पूछता है आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। जबकि आपातकाल कैसे होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, इंटरनल चीजें, वो तो 1935 के अधिनियम में कहा गया है, लेकिन उसमें मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपातकाल से बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्पेशल मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पे क्या अधिकार पड़ रहा है, वो बात कहां से आई है? वो आई है जर्मनी से। तो दोनों चीजों का अंतर समझते हुए चलेगा। आगे चलते हैं। ये ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को आपके राज्य के एमएलए चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। तो इनको जो एमएलए चुनते हैं वो भी आप देखेंगे एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय वोट होता है, जिसमें वोट का रेशियो बांटा जाता है। तो जब तक हम राज्यसभा जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बात की जाएगी किस तरीके से चुनाव होता है और किस तरीके से वोटिंग निकाली जाती है, क्योंकि ये बहुत जटिल है, बहुत जटिल टॉपिक है और इसको समझने में इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन, इसमें बताना है कि हमारे संविधान जब से बन चुका है तब से अभी तक संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। 1951 से 1951 से लेके आज रिकॉर्ड जब लेक्चर हो रहा है अगस्त 2020 में, तब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। तो 104 जो पूरे संशोधन हुए हैं, वो संशोधन कैसे होते हैं, लोकसभा क्या करता है, राज्यसभा क्या करता है, क्या शक्तियां होती हैं, किस प्रकार से होता है अमेंडमेंट, वो सारी बातें कहां से ली गई हैं? वो ली गई हैं साउथ अफ्रीका से। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत की जनता जो है उनको अधिकार तो मिला है जनता को, लेकिन जनता का कुछ कर्तव्य भी होता है। जैसे आपके माता पिता
आपको अधिकार दिए हैं कि बेटा घर में रहो, तुमको हम पैसे भी देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, बड़े होगे गाड़ी भी खरीदेंगे, कपड़ा भी देंगे, घूमने जाओगे तो पैसे भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपका भी घर वालों के प्रति एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि आप पढ़िएगा, आप इधर उधर घूमिएगा नहीं, चौराहाबाजी नहीं कीजिएगा। तो ये सारे आपके कर्तव्य हैं, आप गलत आदतों के शिकार नहीं होइएगा। तो उसी तरीके से भारत का जो संविधान है वो जनता को कहता है कि आपके भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको पालन करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं करते तो क्या होगा, तो कोई ठीक नहीं, लेकिन करना चाहिए, अच्छी बात है। और इसको भी 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था, पहले ये नहीं था। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना पढ़ा जाएगा, देख लिया जाएगा। सामाजिक रूप से न्याय जो मिलता है, सब बराबर हो, इक्वल हो। आर्थिक रूप से आप भारत में कहीं भी जाके कोई भी नौकरी कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, हर तरह के व्यापार का आपको अधिकार है, तो वो आप कर सकते हैं। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप से आप किसी पार्टी को चुन सकते हैं, किसी पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, किसी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल भी आपको न्याय की बात करती है, जस्टिस की बात कर रहा है। तीनों रूप से आपको भारत का संविधान न्याय देगा। आगे चलते हैं। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब भारत में जो सब कुछ चल रहा है ये बाय लॉ चलेगा, हमारे आपके मुंह के कहने से या ऐसे वैसे नहीं चलेगा। सारी जो प्रक्रिया है वो कानून के आधार पर ही चलेगी। तो ये रहा हम लोग का आज का संविधान से संबंधित एक टॉपिक कि भारत में संविधान के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अंतरिम सरकार के बारे में, जो संविधान सभा के साथ में ही एक सरकार का भी गठन होता है, और अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री थे, किस प्रकार मंत्रिमंडल ने काम किया, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है कि इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ आपको एक बार इसमें निशान लगा दूं कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है तो चीजें बहुत सारी एग्जामों में आती हुई हैं, लेकिन जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है खुद एग्जाम देने का और पढ़ाने का और एग्जाम पेपरों को देखने का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार टिक लगा दूंगा जिसके ऊपर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप उनको कुछ ज्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी सारा पढ़ लीजिएगा। यूके से जैसे ये तो आपको पता भी होगा कि वहां से सब कुछ लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इतिहास पढ़े होंगे तो द्विसदनात्मक के बारे में हम लोगों ने बात भी की थी बहुत ज्यादा, और संविधान संशोधन में बात की है। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर आ जाइए, महाभियोग की प्रक्रिया, ये अमेरिका से ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये ज्यादा पूछे, रिपीट क्वेश्चन है। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राजकीय निर्देशित, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से लिया गया, सबसे ज्यादा रिपीट होता है। कनाडा के द्वारा देखा जाए, कनाडा से गवर्नर, आपको नियुक्ति वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा, सीधे पूछ देगा गवर्नर कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। फ्रांस का देखा जाए तो फ्रांस से जो लिया गया है वो स्वतंत्रता, बंधुता, समता, ये लिया गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से देखिएगा आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव। वैसे तो अंगन आप पढ़ते होंगे तो आप बस ये पढ़ते होंगे आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से, जबकि आपातकाल तो 1935 के अधिनियम में था, लेकिन मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्पेशल वो टर्म लिया गया कहाँ से, जर्मनी से। फिलहाल आपकी गलती नहीं है, एग्जामों में ऐसे पूछ भी देता है कि मूल अधिकार कहाँ से, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी ऑप्शन होता है, आप लगा दीजिएगा। ठीक, कोई हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम जीके है, जनरल नॉलेज, जनरली हमें चीजों को जानना चाहिए बस। साउथ अफ्रीका है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है किसमें, साउथ अफ्रीका से। अब इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत रिपीट होता है। रूस से मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तब भी याद हो जाएगा हमें, और बाकी ये प्रस्तावना में तो आता ही है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये एक लाइन है, इसका याद कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने अपने तरीके से बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा रिपीट होता है।